बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मकामी तौर पे तैयार करदा सैटेलाइट की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी है। चाइना से ये लॉन्चिंग हुई है और इससे मुतल्लिक खबर आपको देंगे। फिर आपको बताएंगे कि 10 भारतीय फौजी मारे गए हैं, किस तरह से इनकी हलाकत हुई है, जिस पर बड़ा शोर मचाया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से। ये खबर आपको देंगे और फिर आपको खबर देंगे कि धुरंधर के बाद जो इंडियन मूवी थी अब मुंह की खाना पड़ी है बॉर्डर 2 को भी। प्रोपेगेंडा मूवीज एक के बाद एक बनाई जा रही हैं बॉलीवुड की तरफ से। वो बॉलीवुड जो कि इस वक्त पूरी तरह से भाजपा सरकार के शिकंजे में है और उनको खुश करने के लिए अब पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी जब आप फिल्में बनाएंगे तो उसका बाइकआउट तो होगा और उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। गल्फ कंट्रीज ने एक बार फिर से पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया है और थप्पड़ रसीद किया है जन्नाटेदार बॉलीवुड को, और एक के बाद एक फिल्म उनकी जो है उसे बैन अब किया जा रहा है। तो ये है मुस्लिम दुनिया का जवाब भारत के नफरत के जवाब में। तो साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बीसीबी की तरफ से असूली मौक़िफ़ डट गया है और बीसीबी और ये कह रहे हैं कि भारत वो जाकर खेलने को तैयार नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान का फैसला भी जल्द मुतवक्के है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी की इजारादारी पूरी दुनिया पर कायम है और उनकी हरदर्मी के बावजूद, खेल से खिलवाड़ के बावजूद उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। साथ में अब तक का सबसे बड़ा तारीखी लॉस हुआ है। इंडियन एयरलाइन को ब्लूमबर्ग ने बड़ा दावा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइंस को, अपनी जो फिजाई हुदूद है उसको बंद किया है भारतीय एयरलाइंस के लिए। और मई में होने वाली जंग के बाद से लेकर अब तक, यानी कि अब लगभग ये अगले साल में यानी कि 2025 के मई में शुरू हुआ था मामला और उसके बाद अब ये 2026 का जनवरी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। तारीखी और सूरत हाल है ये। एक के बाद एक फ्लाइट डिले का शिकार है, लोग चिल्ला रहे हैं और गालम गलोच हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन भारत जब तक अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान अपनी फिजाई हुदूद को भारतीय एयरलाइंस के लिए कतन खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कितना नुकसान हो चुका, क्या दावा किया जा रहा है ब्लूमबर्ग की तरफ से, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको आखिर में बताएंगे कि अमेरिकी और चीनी सदूर के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए यह बहुत बुरी खबर हो सकती है। सबसे पहले नाज़रीन खबर देते हैं आपको पाकिस्तान की तरफ से मकामी तौर पर तैयार करदा PRSC EO2 ये सैटेलाइट है। चीन से कामयाबी के साथ इसको लॉन्च किया है। मकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट थी और इसका मकसद यह है कि ये आफात से निपटने के लिए मददगार होगी ज़राअत के शुबे में, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ज़री तौर पर ज़रखेज मुल्क है और उसके अंदर जिद्दत लाने के लिए ये बहुत ही अहम एक संग मील इसको करार दिया जा रहा है। इसके अलावा कौमी सलामती के लिए भी इसको एक बड़ी कामयाबी और अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान खला के मैदान में भी अगली सतह पर जाने के लिए और अपने खला के जो तमाम संग मील है उसे अबूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सितारों पे कमन डालने के लिए तैयार है और इसके लिए चाइना जो है पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो दोनों ममालिक जो हैं, दोनों ब्रदर ममालिक, वो तरक्की की नई मनाजिल तय करते हुए आगे की जाने बढ़ रहे हैं और दुश्मन जो है वो उसके लिए ये एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। साथ में नाज़रीन एक बुरी खबर आई है मकबूजा कश्मीर से, जहां पे भारतीय फौज के 10 एहलकार जो हैं वो हलाक हो गए हैं। किस तरह से हलाकत हुई है आपके साथ शेयर कर देते हैं। भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में 10 भारतीय फौजी एहलकार जबकि हलाक हुए हैं और 10 इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये खबर रिपोर्ट की गई है और इसमें बताया गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के अंदर भारतीय फौज की गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी और इसके नतीजे में 10 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, 10 जख्मी हुए हैं। और नाज़रीन ये हादसा जो बताया जा रहा है कि भदरवा चंबा रोड पर खनी स्टॉप के करीब पेश आया है और ये भारतीय हुकाम के मुताबिक बताया गया कि भारतीय फौज की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ये बुलंदी पर बाकी एक चौकी की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और इसके बायस गाड़ी 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी है। याद रहे कि 4 मई 2025 को मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला रामेन में भारतीय फौज के ट्रक को पेश आने वाले वाकये में 3 एहलकार मौत के मुंह में चले गए थे और फौजी एहलकार उस वक्त हलाक हुए जब उनकी ट्रक सड़क से फिसलकर 700 से 800 फुट गहरी खाई में जा गिरा है। और हुकाम यह भी बता रहे कि ट्रक कौमी इशारा 44 पर मकबूजा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले एक काफिले का हिस्सा था और हादसा जो है वो बैटरी चश्मा के करीब सुबह 11:30 बजे के करीब पेश आया है।
تو ہم یکجہتی کا اظہار تو کرتے ہیں ان تمام لواحقین سے جن کے پیارے گئے ہیں، لیکن جب آپ مظلوم اور معصوم نہتے کشمیریوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائیں گے تو پھر قدرت بھی اپنا انصاف کرتی ہے اور اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ بہرحال حادثے پہ ہم کسی بھی طور پہ جشن نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی۔ کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی چوکنا کر چکے ہیں کہ لشکر طیبہ، جیش محمد یا دیگر تنظیموں کی موجودگی کا الزام لگا کے کوئی بھی شرارت ہو سکتی ہے۔ دال گل نہیں رہی، موقع مل نہیں رہا، ورنہ بھاجپا سرکار اس وقت تل ملا رہی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بہانہ بنایا جائے اور پاکستان کے اوپر جارحیت مسلط کی جائے۔ لیکن ابھی جو بھارتی فورسز ہیں نہ تو وہ اس تیاری کے ساتھ ہیں، نہ ہی عالمی سطح پہ اس وقت بھارت کی کوئی دال گلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے انہیں تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے عالمی سطح پہ، اور ایک کے بعد ایک سبکی انہیں اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف لگائے جا رہے ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، جو مغربی دنیا ہے، جو یورپی ممالک ہیں، ان کی طرف سے بینز لگائے جا رہے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں ناظرین جو پروپیگنڈا موویز ہیں بالی ووڈ کے اوپر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کا بدترین زوال اس وقت بالی ووڈ کے اوپر گزر رہا ہے اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایک کے بعد ایک پروپیگنڈا مووی جس کے اندر یہ کسی بھی طور پہ پاکستان کے اندر دکھاتے ہیں کہ جی دہشت گردی کی نرسریاں ہیں، دہشت گردی کے اندر پاکستان کا کردار، اور وہ ساری جھوٹی کہانیاں، چاہے وہ کشمیر فائلز ہوں جس کے اوپر جان ابراہیم نے آواز بلند کی ہے، ودیا بالن کی طرف سے اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ انتہا پسندی بڑھ چکی ہے، ان کے اپنے ایکٹر نصیر الدین شاہ ہوں یا پھر دیگر، اوم پوری کو جس طرح سے انہوں نے مارا گیا، وہ بھی حق کی بات کرتے تھے، وہ بھی پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ہم آتے ہیں تو ہمیں محبت یا پیار ملتا ہے، تو ان کو کیا مسئلہ ہے ان بھکتوں کو، اس کے اوپر انہیں عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اسی طرح سے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اسے کندھوں پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلم ہوگا تب بھی اپنے زہر اگلنے کے باوجود بھی اس سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی، ایکسیپٹنس ملتی ہے تو صرف اندھ بھکتوں کو، اور یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ بہرحال یہ دوسری مووی ہے کے بعد، دھرندر کے بعد، بارڈر 2، جس کے اندر سنی دیول جو ہے، اگر آپ ان کو ریئل لائف میں دیکھیں تو وہ 2 قدم بھی سہارے کے بغیر چل نہیں پاتے، لیکن گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی آواز لاہور تک جانی چاہیے۔ بھائی لاہور تک آواز پہنچ گئی ہے، نئی دہلی تک اور ممبئی تک بھی پہنچ گئی ہے، رافیل گرنے کی، تیجس گرنے کی، اور پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اسے رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ 8 طیارے گرنے کا تذکرہ جتنی بار ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں، میرے خیال میں شرف سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام ایکٹرز کو، ان کرداروں کو، ان بھاجپا سرکار یا ان کے خوش کرنے والے کرندوں کو، RSS کے گنڈوں کو، جو مسلسل ایک خوف کا ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ خبر کے ذرا سن لیجئے، بھارتی فلم ہے دھرندر، اس کے بعد اب اداکار سنی دیول کی فلم بارڈر 2 کی بھی خلیجی ممالک میں ریلیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ فلم جمعہ 23 جنوری کو تھیٹر پر ریلیز ہونا تھی، اور بارڈر 2 نئے سال کی پہلی بڑی فلمی ریلیز بھی ہے، اور تاہم ایک نئی رپورٹ کے مطابق آدتیہ دھر کی فلم دھرندر کی طرح بارڈر 2 بھی خلیجی ممالک میں ریلیز نہیں کی جائے گی۔ مکمل طور پہ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے خلیجی ممالک کے ساتھ، خلیجی ممالک کی طرف سے پاکستان کے ساتھ، اور بھارتی میڈیا کے مطابق بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE جو بڑا بچھا جاتا ہے، بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ڈیفنس پیکٹ کیے جا رہے ہیں، LNG کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، اور مختصر جو دورہ تھا جو شاہ تھے دبئی کے ان کی طرف سے، اس کے باوجود بھی بارڈر 2 مووی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جو پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ دیرینہ ہے، اور ایک اہم اتحادی ہونے کے ناطے ہم توقع بھی یہی کرتے تھے تمام خلیجی ممالک کے ساتھ کہ وہ اس طرح کی پروپیگنڈا موویز کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو دھرندر کو خلیجی ممالک میں پابندی کے باعث بیرون ملک آمدنی میں اندازاً 90 کروڑ روپے، $10 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ہے ان کے کرتوت، یہ ہے ان کی پرفارمنس۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت لانچنگ سیریمنی تھی، انوگریشن کی ایک تقریب رکھی گئی تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جیپوں کے اندر براجمان ہو کے سنی دیول اور ورون دھون اور دیگر اداکار آ رہے تھے، سنیل شیٹی کے بیٹے بھی اس مووی میں، اور جو BSF کے جوان ہیں وہ پریڈ کر رہے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، جس کے اوپر لوگوں نے، انڈینز نے بڑی لعنت ملامت کی تھی کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ اپنے فوجیوں کو عزت نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی تذلیل تو نہ کی جائے۔ تو بالی ووڈ کے اندر آپ ہم یہی دیکھ رہے ہیں رویہ کہ مسلسل پروپیگنڈا پر مبنی موویز بنا رہے ہیں، زہر، نفرت اور تعصب پر مبنی موویز بنا رہے ہیں، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ کی طرف سے، تمام گلف کنٹریز کی طرف سے ان پروپیگنڈا موویز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور پورے تمام پاکستانیوں کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہی میرے خیال میں زناٹے دار تھپڑ ان کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہے، ان کو نقصان ہوگا، پھر ان کی طبیعت فریش ہوگی، جس طرح سے اب بنگلہ دیش
बायकॉट कर चुका है, भारत जाने से उसने इनकार कर दिया है और उसने कहा कि अगर आप हमारे न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस नहीं करवा सकते तो हम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। तो नाज़रीन, अब मामला यह है कि बांग्लादेश ने भी बायकॉट कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से असूली मौकफ अपनाया गया कि हमें लाइव थ्रेट्स हैं, हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे आईसीसी पे, क्योंकि जैशा विराजमान है, हरदर्मी उसकी बरकरार है और उसकी वजह से अब एक अहम मुल्क जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। जो एक और ऑप्शंस पे देखा जा रहा है कि जी स्कॉटलैंड या किसी और मुल्क को शामिल किया जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर बगैर किसी जो क्राइटेरिया के उसके अंदर से गुजारे हुए। तो अब अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो दुनिया को भी, आलमी बरादरी को भी, दीगर अहम ममालिक को भी होश के नाखून लेने चाहिए और बायकॉट करना चाहिए ऐसे मुल्क का जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक और बड़ी खबर है, एक बड़ी पेशरफ्त है, वो ये कि हम मुसलसल देख रहे हैं पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद को भारतीय एयरलाइंस के लिए बैन किया हुआ है इनकी हरकतों की वजह से। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अनकरीब इनकी जो एयरलाइन है वो दिवालिया होने के करीब है। और ब्लूमबर्ग की तरफ से इससे मुतालिक कुछ अदाद शुमार बताए गए हैं कि तारीखी इस वक्त ज़वाल पजीर है इंडियन एयरलाइन। बरतानवी अखबार के मुताबिक डीजीसीए ने बताया कि भारतीय एयरलाइन पर $24,50,000 का जुर्माना आयद किया गया है। दसियों हजार मुसाफिर दरबदर हो चुके हैं और साथ में ब्लूमबर्ग का कहना है कि जुर्माने के बाद भारतीय एयरलाइन की हजारों परवाजें मंसूख होने से दसियों हजार मुसाफिर दरबदर हो चुके हैं। और साथ में भारतीय एयरलाइन की नाकिस पायलट रोस्टर मंसूबाबंदी को बहरान की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है और भारतीय एयरलाइन की हेड ऑफ ऑपरेशंस कंट्रोल को हटाने का हुक्म देते हुए एयरलाइन की आला इंतजामिया को सख्त वार्निंग भी जारी की गई है। साथ में रेगुलेटर्स के मुताबिक भारतीय एयरलाइन ने ऑपरेशनल बफर्स नजरअंदाज किए। भारतीय एयरलाइन के अमले और तैयारों की हद से ज्यादा इस्तेमाल ने निजाम को मफलूज किया और साथ में भारतीय एयरलाइन इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद का वादा कर लिया है, लेकिन यह वादा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। और इसकी बड़ी वजह हमें यह लगती है कि इनकी जो हरकतें हैं और ये ना तो इससे बाज आएंगे। $1.6 बिलियन का इनको अब तक निशान हुआ है एयर इंडिया को पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इनको अलाउ ना करना। एक तो रूट ज्यादा है, लंबा रूट इनको काटना पड़ता है और साथ में फ्यूल का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये जब तक अपने हरकतें ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो अपनी एयर स्पेस इनको देने को तैयार नहीं है और उसकी वजह से इनका लॉस बढ़ रहा है। फिर और भी माली बेज़ाब्ते भी बहुत हैं, करप्शन भी बहुत है। इनके जो पायलट्स हैं वो पी पिला के टुन होके फ्लाइट ऑपरेट करने या फ्लाइट करने उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर, जिसके ऊपर बहुत से पायलट्स के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। मुसाफिरों ने रिपोर्ट किया है, अमले ने एयरपोर्ट के वो रिपोर्ट किया है, वो भी खबरें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अब ये इंटरनेशनली जो है चीजें रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। ये बात खुशाइंद है और जब तक कि अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते, तब तक मेरे ख्याल में आलमी सतह पे इनकी फ्लाइट्स को भी बैन कर देना चाहिए, एयर इंडिया को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इनका खसारा इतना ज्यादा हो चुका है कि इंटरनली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसका ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसका ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसका जो नुकसान है ये वो पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। तो पाकिस्तान से पंगा लेंगे तो उसके तो नताइज होंगे। अगर आपने दोबारा कोई और छेड़छाड़ की तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसका नुकसान कहां तक पहुंचेगा। अच्छा जी, आखिरी खबर इससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीनी सदूर की बीजिंग में अहम मुलाकात का इम्कान है। भारत के लिए इसे एक बड़ी खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। खबर क्या, जरा सुनिए। ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बायस भारत अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं और द डिप्लोमेट की तरफ से दावा किया जा रहा है अप्रैल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में एक मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दोनों के साथ भारत के ताल्लुकात खराब हैं और अगर ये दोनों मुमालिक आपस में मिल जाते हैं तो इस खित्ते में भारत के लिए कितनी परेशानी बढ़ सकती है इसका अंदाजा मेरे ख्याल में लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो अप्रैल में अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी, ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात की खतरात में कमी इसमें मुतवक्के है। अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी हो सकती है। कैसे, जरा सुनिए। द डिप्लोमेट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग 2025 में ट्रंप को दौरा बीजिंग की दावत दे चुके हैं। दोनों रहनुमाओं की जनूबी कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात भी हुई, जिसे अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया और ट्रंप के टैरिफ और तिजारती ताखीर ने भारत अमेरिका ताल्लुकात को मुतासर किया और भारत अब चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बायस भारत अमेरिका ताल्लुकात मुतासर हुए। ट्रंप का भारत पाकिस्तान के तनाज़ात को रोकने का दावा और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी नुकसान की तफसीलात भारत के लिए
काबिल कबूल नहीं है। और अमेरिका को, ट्रंप को सबसे ज्यादा गुस्सा भी इस चीज का है कि एक तो वो जंगें उन्होंने रुकवाई हैं और दूसरा उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। और इसी चीज का फायदा पाकिस्तान ने उठाया कि पाकिस्तान ने ट्रंप को ड्यू क्रेडिट जो उनका बनता था वो दिया। अभी डेवोस के अंदर आपने देखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पे और बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके अंदर पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है, पाकिस्तान की आलमी सतह पे तवज्जो का मरकज रहा। जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल कहां पर हैं, तो वो जो इशारे किनारों में स्माइल्स पास हुई हैं उसके ऊपर बड़ी तिलमिलाहट है गोदी मीडिया को कि भाई इतनी कुर्बतें, इतनी मोहब्बतें डोनाल्ड ट्रंप की। खैर, हमें इसके ऊपर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ जो हमारी एक ताल्लुक बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ फलस्तीन के अमन के लिए, उसकी सलामती, उसकी खुदमुख्तारी, उसकी हमियत के लिए और उसके उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम करवाने के लिए हमारा किरदार होना चाहिए, ना कि इजराइल के मौक़िफ़ को हम सपोर्ट करें। कतन हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए और ना ही हम डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान अपने मफादात के लिए, फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बनाए ताकि मैदान को खाली ना छोड़ा जाए। मैदान खाली होगा तो उसके बहुत से नुकसानात होंगे, दुश्मन इसका, मुखालिफ इसका फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान ऐसा कतई नहीं होने देना चाहता। तो टर्की हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जितने भी ममालिक हैं, मिस्र है, जितने ममालिक ने अभी तक इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने की रजामंदी जाहिर की है, कम अज कम पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तो यही है कि पाकिस्तान अपने उसूलों पर किसी किस्म का, फलस्तीनियों के हुकूक के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान को इज्जत अफजाई मिली है डेवोस में, वो जीतने वालों को इसी तरह से इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनकी आवभगत भी होती है और वो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर इसीलिए पूरी दुनिया अहमियत भी दे रही है। चाहे वो क्रिस्टीना जॉर्जिया हो, IMF की MD, उनकी तरफ से हमारे वज़ीर आज़म को ब्रेव प्राइम मिनिस्टर कहना, या डोनाल्ड ट्रंप का अपने फेवरेट फील्ड मार्शल का तस्करा करना या पूछना कि वो कहां पर है, तो ये सारी चीजें इंडिकेशन होती हैं कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, और जो किसी और के लिए गड़क होता है वो खुद उसी में गिरता है। इसकी बेहतरीन और ताजा मिसाल हमने अपने पड़ोस में बैठे पड़ोसी के साथ होते भी जो उसकी जिल्लत अमेज सलूक है और जो अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, अपनी अखिलतों के साथ कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डाउनफॉल भारत का इनके अपने करतूतों की वजह से है। बहरहाल खबर यही है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मजबूत होने से भारत की इक्तिसादी और सिफारती पोजीशन कमजोर हो सकती है और चीन और अमेरिका की मजबूत कुर्बत भारत की तिजारती जो सौदे हैं और इक्तिसादी असर रसूख है इसको महदूद भी कर सकता है। तो भारत के लिए ये बुरा वक्त चल रहा है और इन्हें अपने किए जो करतूत हैं उन्हें ठीक करना होगा, अपने किए धरे पर नजरसानी करनी होगी। लास्टली नाज़रीन आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब भी ईरान पर नजर रखे हुए है और साथ में एक हल्की सी धमकी भी दी है। एक तो वो कहते हैं कि जी ट्रंप के मुताबिक एक बहरी कुव्वत जो है, एक बहरी बेड़ा जो है वो खलीजी खत्ते की तरफ रवाना हो चुका है ईरान को उसके ऊपर चेक रखने के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि कोई जंग हो। बहरहाल ईरान को करीब से मॉनिटर किया जा रहा है। अमेरिकी बहरी बेड़ा सिर्फ एहतियात के तौर पर वो कहते हैं भेजा जा रहा है, लेकिन ये कोई और कार्रवाई का पेशखैमा भी हो सकता है। जिस तरह पिछली बार उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त देके धावा बोल दिया था, इस बार भी अगर इजराइल को ऐसा लगा कि उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है तो शायद ईरान के ऊपर धावा बोल दिया जाए। बहरहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन और इसका स्ट्राइक ग्रुप मशरक वुस्ता जा रहा है और ट्रंप ने दावा किया उनके दबाव से ईरान ने मुजाहिरीन को सजाए मौत देने का इरादा तर्क किया। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी देने की खबरों की तरदीद की और ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। साथ में उन्होंने तस्करा किया जून 25 का और ईरान के जौहरी ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का हवाला भी दिया, और साथ में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि हमले की सूरत में ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। और इराक़ची ने कहा है कि जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है और दुनिया भर के आम लोगों को मुतासिर करेगी। बहरहाल चाहे ईरान इजराइल अमेरिका का मामला हो, फलस्तीन और इसराइल का मामला हो, या फिर मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मजबूत पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान बैक वक्त चाइना, अमेरिका, रशिया के साथ करीबी ताल्लुक में है। मिडल ईस्ट पूरा पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जिन ममालिक की आपस में नहीं बनती, पाकिस्तान की उनके साथ बनती है और पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन जो आपस में पुल का किरदार अदा कर सकता है, जंगों को रुकवाने में किरदार अदा कर सकता है, और पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक अहमियत का फायदा उठाते हुए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। और पाकिस्तानी अवाम को भी एतमाद रखना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपने सिपा सलार के ऊपर कि वो इस वक्त इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को, दिफा को न सिर्फ महफूज हाथों में है बल्कि वो दुनिया के अंदर अमन लाने में भी अपना
مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو ہماری بیسٹ وشز پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے, اور دشمن کو منہ کی کھانا پڑے گی, جلنے والوں کا منہ کالا, اور جو ہمارا برا سوچے گا یقینی طور پہ اس کے ساتھ آنے والے وقت میں اس سے بھی برا ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں گی, غزہ میں مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے گا. آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.